हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक और चैप्टर क्लास 12 में, जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। और वेव ऑप्टिक्स और यानी कि ऑप्टिक्स की बात करें तो इसको हम लोग दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। एक होता है रे ऑप्टिक्स और एक होता है वेव ऑप्टिक्स। तो रे और वेव दोनों मिला के लगभग 18 से 22-23 नंबर के अप्रॉक्स में ये कवर करता है जनरली। बाकी 2-4 नंबर इधर उधर हो सकता है, ठीक है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अब इसको वेव ऑप्टिक्स को हम लोगों ने दो पार्ट में क्लासीफाई करा है। एक पार्ट 1 जिसको आप देख सकते हो, वेव ऑप्टिक्स पार्ट 1, जिसके अंदर हम लोगों ने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट तक कवर किया है, यानी कि इंटरफेरेंस पार्ट आप कह सकते हो। इसके बाद एक और जब हम पीपीटी की बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तो उसमें हम बात करेंगे कि डिफ्रैक्शन फेनोमेना से कैसे ये आपस में लिंक्ड है। अब इसके पीछे थोड़ी सी हिस्ट्री है, उसको थोड़ा जाने, ठीक है। तो जनरली लोग बात करते हैं जब वेव ऑप्टिक्स की, तो एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट जिनका नाम क्या है, हाइजेंस, इनके नाम आता है। और इन्होंने पास्ट में, अपने समय में, इन्होंने इसके लिए बाकायदे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके डिमॉन्स्ट्रेट किया था सबको कि कैसे लाइट के पास कैसा नेचर है, वेव नेचर है। कैसा नेचर है? वेव नेचर। क्योंकि चैप्टर का भी नाम क्या है, वेव। तो वेव नेचर के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया था, जिसके लिए उन्होंने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन और डिफ्रैक्शन, इस तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट को उन्होंने परफॉर्म किया। और इससे वो नतीजे पे आए कि हाँ, वेव ऑप्टिक्स यानी कि लाइट का एक नेचर वेव ऑप्टिक्स भी होता है, यानी वेव भी होता है। इसी द्वंद्व में जो दूसरी साइड थे वो थे न्यूटन, जो कि रे ऑप्टिक्स को सपोर्ट कर रहे थे कि भाई जो रे है वही लाइट का नेचर है, ठीक है। इन दोनों का द्वंद्व बहुत आगे तक चला, तभी तो किसका निर्माण हुआ, डुअल नेचर का। तो इसीलिए डुअल नेचर हम पढ़ते हैं कि लाइट हैज टू नेचर, वेव एज वेल एज पार्टिकल, दोनों पढ़ते हैं हम लोग। तो अभी हम उन दोनों में से एक पे आए हैं जिसका नाम क्या है, वेव। अब इसके अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? तो जैसा कि इसके नाम में ही पता चलता है, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक, यानी ऐसा वेव जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी के कैरेक्टर्स और मैग्नेटिक कैरेक्टर दोनों के दोनों अवेलेबल हों। इन्हीं कैरेक्टर्स को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हो, जैसा कि ग्राफ है, इस ग्राफ में एक सेक्शन पे आप बी देख रहे हो, बी माने मैग्नेटिक फील्ड, और एक सेक्शन देख रहे हो ई माने इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो ई है वो वाई एक्सिस पे शो हो रहा है, जो बी है वो जेड एक्सिस पे शो हो रहा है। जब ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं तो एक थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का जन्म होता है, जिसके संग ही हम उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। कंबाइनली इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होता है, इसके बारे में जिसने एक्सप्लेन करा था उनका नाम है मैक्सवेल, क्योंकि मैक्सवेल ने ही सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को पूरी दुनिया सामने बताया था कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता क्या है और ये कैसे कैसे वर्क करता है, क्या चीज़ों को फॉलो करता है, जिसमें आप लोगों ने नाम सुना होगा कॉस्मिक, गामा, अल्फा, बीटा और अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रा, रेडियो, ये सब वेव्स हैं, ठीक है। और इन वेव्स की चर्चा हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम का एक चैप्टर, उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ, फर्स्ट बुक में ये आता है चैप्टर। जनरली इस समय सेकंड बुक में एंट्री ले लिया है, क्योंकि चैप्टर्स कटे हैं थोड़े इधर उधर। तो सेकंड बुक में पहले किस में आता था, फर्स्ट बुक में आता था। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग आगे। तो ये था EMW, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। जनरली हम लोग बात करते हैं, इनके अंदर वेरिएशंस होता है टाइम के रिस्पेक्ट में। समय जब परिवर्तन होता है तो जो वेव्स हैं वो ट्रॉफ एंड क्रेस्ट के फॉर्म में आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन बढ़ते रहते हैं, ठीक है। और इनमें मैक्सिमा और मिनिमा केस आता है। मैक्सिमा मतलब जब वो सबसे टॉप एम्पलीट्यूड्स पे होते हैं, और मिनिमा मतलब सबसे डाउन एम्पलीट्यूड्स पे होते हैं। बाकी जो वेव है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसका प्रोपगेशन है वो स्पीड ऑफ लाइट के रिलेट में होता है। यानी कि लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है लाइट की स्पीड। तो उसी से हम लोग इसको रिलेट करते हैं। और एक चीज आप गौर कर सकते हो कि इसमें जो फॉर्मूला है ना, ये C = 1/√μ0 ε0,
इसके अंदर ही आप पता चले कि लाइट इन दोनों चीजों से मिलके बना है, जैसे एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी कांस्टेंट और म्यू नॉट परमेबिलिटी कांस्टेंट, ये दोनों मिला के ही बनता है सी स्पीड ऑफ लाइट। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड लाइट वेक्टर, इसको लाइट वेक्टर भी कहते हैं। वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो इसको हम लाइट वेक्टर भी क्या कह सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जिस पे आते हैं अब टॉपिक्स पे, वो है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या है, तो जनरली हम लोग जब भी वेव फ्रंट की बात करते हैं, हाँ वेव फ्रंट की बात करते हैं तो क्या है, ए वेवलेट इज द पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस ड्यू टू प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो ये तो जनरली लाइट के रिस्पेक्ट में है, लेकिन अगर हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो किसी भी मीडियम में एक डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करेंगे तो उसको बोलते हैं वेव। क्या बोलते हैं, वेव। और वो वेव, वो डिस्टर्बेंस कई सारे वेव्स को प्रोडक्शन करते हैं, पहले प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, टर्शियरी नहीं होता है, फिर प्राइमरी पे आ जाता है। इसी के अंदर जब डिस्कस होती है बातें तो पता चलता है कि a wave front is the locus of a point having the same phase of oscillations। यानी कहने का मतलब, मान के चलो कि अगर हम इस फिगर पे ध्यान दें, यहाँ पे हम लोगों ने डिस्टरबेंस किया था, तो जब डिस्टरबेंस करने के बाद जैसे हम लोगों ने जब पत्थर मारा तो वहां पे पानी का फोर्स कहाँ धसा, वो सिंक किया। तो जब कोई चीज सिंक करती है तो दूसरी जगह उठती भी है, यानी उसके बगल में फोर्स लगेगा कि वो पानी क्या होगी, ऊपर उठेगी। और चारों तरफ का जो वाटर है ना वो इक्वल अमाउंट ऑफ ऊपर उठेगा, यानी इक्वल में ऊपर उठेगा, और फिर गिरेगा भी सभी के सभी क्या, नीचे, इक्वल। फिर तो जब सब एक साथ ऊपर उठे तो ये है एक वेव फ्रंट, जब सब एक साथ नीचे गए तो भी बोलेंगे उसको वेव फ्रंट। फिर ऊपर उठेंगे, फिर नीचे जाएंगे, फिर ऊपर उठेंगे, फिर नीचे जाएंगे, और ऐसा करते करते जब तक उनके अंदर फोर्स लगेगा तब तक वो आगे बढ़ते रहेंगे, और उनकी इंटेंसिटी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि फोर्स भी क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो ए लाइन, देखो ये है वेव फ्रंट। क्या है, तो वेव फ्रंट बहुत सारे वेव्स के, हम जब उसको एक लाइन में अरेंज करते हैं तो उसको वेव फ्रंट बोलते हैं। जैसे जस्ट लाइक हम लोग सेना की बात करें तो सेना में बहुत सारी बटालियन, टुकड़ियां होती हैं, सबके सब एक लाइन में खड़े होते हैं, तो वहां पे जंग लड़ते हैं तो सब लोग एक लाइन में जंग लड़ते हैं, ऐसा नहीं कि दो लोग नहीं लड़ रहे हैं, दो लोग लड़ रहे हैं। तो यानी कि ये पूरा फ्रंट की बात करते हैं। और ज्यादा समझें, स्कूल में जो असेंबली होती है उसमें हर क्लास के बच्चे क्या होते हैं, सामने से एक बराबर होते हैं, पीछे भले एक बराबर ना हो, लेकिन फ्रंट पे क्या मिलेंगे आपको, सबका पोजीशन क्या होगा, एक समान होगा। इसको भी हम लोग फ्रंट बोल सकते हैं। इसी टाइप का कॉन्सेप्ट लाइट के अंदर भी होता है, जो कि फॉर्मेशन करता है वेव फ्रंट का, और उस वेव फ्रंट में हर एक पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, वेवलेट्स। क्या बोलते हैं हम लोग, वेवलेट्स। यानी कई सारे वेवलेट्स जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, वेव फ्रंट का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो अगर असेंबली की लाइन खड़ी है तो वो पूरा का पूरा अगर वेव फ्रंट है तो हर एक क्लास का जो बच्चा जो सबसे फर्स्ट पॉइंट पे खड़ा है वो सारे के सारे क्या माने जाएंगे, वेवलेट्स माने जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक और सीन ये है कि जैसा हमारे पास सोर्स होता है ना, वैसा ही हमारे पास वेव फ्रंट भी होता है। तो अगर हमारे पास सोर्स स्फेरिकल है तो वेव फ्रंट कैसा मिलेगा, स्फेरिकल मिलेगा। अगर सोर्स हमारे पास रॉड है, सिलेंड्रिकल रॉड है, तो उसका वेव फ्रंट कैसा मिलेगा, सिलेंड्रिकल नहीं मिलेगा। ठीक है, और अगर हमारे पास वेव फ्रंट प्लेन है तो उसमें भी हमको, अरे सोर्स प्लेन है तो वेव फ्रंट में क्या मिलेगा, हमको प्लेन मिलेगा। बात समझ आई? चलिए आगे चर्चा करते हैं। तो देखो एक चीज आप गौर करो, यहाँ पे कुछ चीजें मेंशन है। जो पिंक डॉट देख रहे हो आप, इन दोनों में ये क्या है, वेवलेट्स, और जो ब्लू है वो क्या है, वेव फ्रंट। और जो रेड लाइन आप देख रहे हो क्या है, रे। ठीक है, तो रे क्या है, तो जब भी परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करोगे वेव फ्रंट के, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रे। तो रे को बहुत डिटेल में हम लोग को रे ऑप्टिक्स में जानना है। ठीक है, अभी हमको वेव के बारे में ही अधिक से अधिक जानना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आगे। तो हाइजेंस ने क्या बताया था, तो हाइजेंस ने बताया था कि जो भी वेव फ्रंट होते हैं, जो भी वेव्स होते हैं, वो
उनका जो सोर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कि उनका वेव फ्रंट कैसा बनेगा, और उन्होंने जनरली माना था कि सबसे ज्यादा यानी कि सबसे जो स्मॉलेस्ट सोर्स है उसका नेचर स्फेरिकल ही है। समझे? जो सबसे स्मॉलेस्ट है उसका भी नेचर क्या है? स्फेरिकल ही है। इस वजह से आप देख सकते हो सबका जो आप वेव फ्रंट देखो कैसा बनाया गया है, गोल गोल बनाया गया है, स्फेरिकल बनाया गया है। और ये सारे के सारे, जब ये ब्लू वाला लाइन आप देखो, ये क्या है? ब्लू वाला लाइन वेव फ्रंट है, पूरा का पूरा क्या है? वेव फ्रंट है। और ये जो रेड रेड स्क्वायर में आपको दिख रहा है वो क्या है? वेवलेट्स। बात समझ में आई? तो अब यहाँ पे ये बात आती है कि जब भी सोर्स से कुछ स्टार्ट होता है ना, सोर्स से जब वेव फ्रंट स्टार्ट होता है तो उसका शेप कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। लेकिन कुछ दूरी चलने के बाद उसका वेव फ्रंट कैसा हो जाता है? प्लेन हो जाता है। कैसा हो जाता है? प्लेन हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? नेक्स्ट हम लोग आगे बात करेंगे ईच पॉइंट। देखो एक और यहां पे सीन, ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ लाइट। यानी कि हर एक पॉइंट वेव फ्रंट पे कैसा बिहेव करता है? न्यू सोर्स की तरह बिहेव कर। जैसे एक्चुअल सोर्स तो हमारा ये है, ठीक है, और अब यहां पे वेवलेट्स आ गए। अब ये वेवलेट्स कैसा बिहेव करेंगे? सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। फिर उनके आगे वाला कैसा बिहेव करेगा? सोर्स की तरह बिहेव करेगा। तो जनरली इसको तीन पार्ट में क्लासिफाई करते हैं हम लोग, सोर्स, प्राइमरी और सेकेंडरी। सोर्स, प्राइमरी और सेकेंडरी, इसी पार्ट में हम लोग क्लासिफाई करते हैं वेव फ्रंट्स को, वेवलेट्स को। नेक्स्ट यहां पे एक सवाल बनता है, जनरली पूछा जाता है, बैकवर्ड वेव फ्रंट इज रिजेक्टेड, यानी बैकवर्ड वेव फ्रंट इज नॉट पॉसिबल, व्हाई? तो हमारे पास एक रिलेशन है 1 प्लस कॉस थीटा का। ठीक है, क्या रिलेशन है? 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहां पे कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी आप गौर करो इसके अंदर, तो ये सारे के सारों का डायरेक्शन किधर है? एक चीज आप देखें ना, तो इनका डायरेक्शन क्या है? इधर की तरफ, ठीक, और इनके वेव फ्रंट का डायरेक्शन क्या है? इधर की तरफ। इनके बीच में कितने डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है? 0। अब एक और कंडीशन है, मान लो ये मूव कर रहा है आई की तरफ और इसका वेव फ्रंट किधर निकाल रहा है? पीछे की तरफ। तो इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 180 डिग्री का। तो 1 प्लस कॉस थीटा का अगर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1, और कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो जब हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो 1 प्लस 1 कितना हो जाता है? और 1 माइनस 1 कितना हो जाता है? 0। इसीलिए सामने की तरफ कंस्ट्रक्टिव, अब पीछे की तरफ डिस्ट्रक्टिव कंडीशन होता है। ठीक है, इसलिए ये हमारा एक परफेक्ट आंसर बनता है कि द एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंडरी वेवलेट इज प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस कॉस थीटा। ऑब्वियसली फॉर द बैकवर्ड वेवलेट थीटा इज इक्वल टू 180, और अगर 180 हो जाएगा तो वैल्यू क्या मिल जाएगी? हम 0। इस वजह से बैकवर्ड वेव फ्रंट पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस, यानी प्लेन सरफेस पे कौन कौन से नियम है। तो इस नियम को किसने बताया था? हाइजेंस ने। तो हाइजेंस के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब कोई भी आती है, वेव आती है, तो हमेशा बंडल में आती है। कैसे आती है? बंडल में, मतलब एक नहीं आएगा। आप कभी गौर करना, रिफ्लेक्शन में देखे थे कि एक रे आती थी, टकराती थी और उसको हम बोलते थे रिफ्लेक्शन। लेकिन हाइजेंस के नियम के हिसाब से जब भी आता है तो पूरा का पूरा बीम आता है, मतलब बहुत सारी लाइट के रेज होते हैं उसके अंदर, मतलब 100, 150, 200, 1000, 2000। और जब वो पड़ते हैं, जब वो तिरछा पड़ेंगे, तो मान लो कोई ऐसा होगा लाइट वाला जो कैसा होगा, देखो, तो कोई होगा एकदम ऐसे से आ रहा है तीनों, ठीक, अब तिरछा जा रहा है, तो जो सबसे पहले पहुंचेगा वो सबसे पहले निकलेगा, हाँ या ना? और जो दूसरे नंबर पहुंचेगा वो दूसरे नंबर निकलेगा, और जो तीसरे नंबर पहुंचेगा वो तीसरे नंबर निकलेगा। तो इस वजह से ये फिनोमेना उन्होंने बताया था कि रिफ्लेक्शन कारण ये होता है। ठीक है, केवल एक रे की मदद से हम रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू हाइजेंस।
तो उन्होंने बकायदे इसको एक्सप्लेन किया था। इन्होंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया दोनों साइड, जहां जहां पे इंसिडेंट है, देख रहे हो इंसिडेंट का, ये है इंसिडेंट, यहाँ पे एक नॉर्मल, और ये यहाँ से निकल रहा है रिफ्लेक्टेड, यहाँ पे एक नॉर्मल खींचा एक एक रे को पकड़ के, और उन्होंने यहाँ से एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करा, देख रहे हो एक ट्रायंगल बन रहा है, और यहाँ से एक और ट्रायंगल, और इन दोनों ट्रायंगल को क्या कर दिया आपस में, प्रूफ कर दिया। ठीक है, अच्छा प्रूफ कर दिया उन दोनों ट्रायंगल, तो उन हमारे के पास क्या मिला यहाँ पे, एक केस बिना क्या, साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, यानी यहाँ पे ये जो एंगल देख रहे हो आप, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल अगर दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस होंगे तो बाई सीपीसीटी ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये सेम बेस पे है। देखो दोनों का बेस एक ही है ना, तो इसकी मदद से उन्होंने ये पता लगाया कि साइन आई की वैल्यू किसकी बराबर है, साइन आर के, साइन से साइन कट गया तो आई किसके बराबर है, और यही तो रिफ्लेक्शन का नियम कहता है, क्या कहता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, काम खत्म, हाँ या ना। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं जब, तो दूसरा आता है कॉन्सेप्ट, वो है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि रिफ्रैक्शन का भी नियम उस पर दिया गया था रे ऑप्टिक्स से। तो वेव ऑप्टिक्स में क्या बताया गया कि जैसा कि पूरा का पूरा बीम आता है, क्या आता है, बीम ऑफ लाइट आती है, तो जो पहले सरफेस को टकराएगी वो पहले मुड़ेगी, और जो लेट टकराएगी वो लेट मुड़ेगी, हाँ या ना। तो एक बार इन्होंने दोनों पे, यानी कि एक सबसे जहां पे इंसिडेंट है उस जगह पे, और जहां से ये डायरेक्शन चेंज हो रहा है उस जगह पे, दोनों पे एक लाइन उन्होंने क्या कर दी, खींच दी, और आप गौर करोगे ये हो जाएगा बी सी ए, ट्रायंगल देख रहे हो आप बी सी ए, और एक ट्रायंगल ए सी डी, दोनों ट्रायंगल दिख रहा है, दोनों ट्रायंगल को इन्होंने सिमिलर कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दिया। करने के बाद क्या पता चला कि इनके साइड्स का रेशियो क्या मिल गया, हमको सेम मिल गया। टाइम को रिलेट करना होता है, कैसे कि इस पॉइंट से यहां तक जाने में जितना भी टाइम लगा है, ठीक है, वही टाइम हमारा इधर भी लगेगा, यानी कि इसीलिए जो BC है वो किसके इक्वल है, CD के इक्वल है। ठीक है, तो जब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं तो ऊपर वाला रेयर मीडियम और नीचे वाला डेंसर मीडियम, और जब भी रेयरर से डेंसर में लाइट ट्रेवल करती है तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल क्या करती है, शिफ्ट हो जाती है। तो देखो यहां से गई और नॉर्मल तरफ क्या हो गई, बेंड हो गई, और जब इसमें से निकलेगी तो फिर अवे हो जाएगी, पर वो हमारा मैटर नहीं है। हमारा मैटर जब हम इसका रेशियो निकालते हैं, ठीक है, तो क्या मिलता है, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू, और इसी को बोलते हैं स्नेल्स लॉ। इसको स्नेल ने पूरा बकायदे प्रूफ के साथ बताया था, जिसको हाइजेन ने वेव की मदद से क्या कर दिया था, प्रूफ कर दिया। तो माना गया कि भैया लाइट भी वेव नेचर को फॉलो करती है। बात समझ में आई। नेक्स्ट है हमारे पास बिहेवियर ऑफ प्लेन वेव फ्रंट इन कनकेव मिरर, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस एंड प्रिज्म। ये सब बिहेवियर है कि भाई जब भी कोई लाइट इनसे पास करेंगे तो कैसा एफर्ट आएगा। सिलेबस में नहीं है लेकिन देखने में क्या दिक्कत है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये है कनकेव मिरर, तो कोई भी अगर पैरेलल लाइट जाती है ना, देखो पैरेलल लाइट अगर जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो कन्वर्ज हो जाएगी कहाँ पे, फोकस पे। कहाँ पे कन्वर्ज होगी, फोकस पे। अब कन्वेक्स मिरर का भी सेम यही काम है, लेकिन यहाँ पे रियल में होता है तो रियल इमेज बनता है, और यहाँ पे लगता है कि ऐसा हो रहा है तो वर्चुअल इमेज बनता है। तो जहाँ पे सत्य में घटना घट रही है तो रियल इमेज बनेगा, जहाँ पे ऐसा लगे कि हो रहा है पर हो नहीं रहा है वहां पे वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है। उसी प्रकार लेंस की भी बात करेंगे हम लोग, तो कॉन्वेक्स लेंस में अगर पैरेलल लाइट जाएगी तो कहां पे कन्वर्ज होगी, फोकस पे, और कनकेव में भी यही होगा, लेकिन कॉन्वेक्स में रियल में होगा और कॉनकेव में ऐसा लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए कॉन्वेक्स में कैसा इमेज का फॉर्मेशन होता है, रियल, और कॉनकेव में कैसा फॉर्मेशन होता है, वर्चुअल। नेक्स्ट हम लोग आगे बात करते हैं प्रिज्म के लिए। देख लो ये प्रिज्म का है, पैरेलल लाइट गई और पैरेलल लाइट क्या हो गई, बाहर निकल गई।
तो ये है प्रिज्म का वेव फ्रंट, कैसे कोई वेव जब एंट्री होता है तो निकलता है उसमें अंदर। यहाँ पे आप फ्रंट पे देख सकते हो निकलते हुए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जो मेन चीज है वो है कोहेरेंट सोर्स। तो कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, तो हम देखेंगे लाइट का वो सोर्स जो कि लाइट वेव्स ऑफ सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फेज, ये चीज पे फोकस करेंगे। क्या है मुख्य चीज इसमें, सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फेज, ठीक है। यानी तीनों क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कोहेरेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोहेरेंट बोलेंगे, ठीक है। और कोहेरेंट को अगर प्रोड्यूस करना है तो हमारे पास कितने मेथड हैं, दो मेथड। पहला बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, वेव फ्रंट का बंटवारा कर दें, तो उसके लिए हमारे पास एक्सपेरिमेंट है, कौन सी, यंग्स डबल स्लिट और फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म एंड लॉयड मिरर। तो ये नहीं पढ़ना है आपको, बस इतना देखना है, बात समझ आई। ये देखना है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट है बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, इसको बोलते हैं पार्शियल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। इन दोनों पे भी फोकस नहीं करना है हमको, मैं मुख्य हमारा क्या है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसी पे फोकस करना है, ठीक है। और यही मेथड है जिससे हम कोहेरेंट सोर्स का क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस करवा सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखेंगे हम लोग, वो है इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। यानी इंटरफेरेंस क्या होता है, तो जब भी दो वेव्स आपस में क्या होती है, आके मिलती है एक जगह पे, कलेक्टिव मान लो कलेक्ट होती है, आपस में मिश्रण होता है उनका, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस, ठीक। जब भी इंटरफेरेंस होता है तो दो घटना घटती है, या तो वहां पे कंस्ट्रक्शन होगा या तो वहां पे डिस्ट्रक्शन होगा। तो जब भी कंस्ट्रक्शन होगा तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, हाई, और जब भी डिस्ट्रक्शन होगा एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, लो। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे, कहाँ गया गुल का हो, अरे नहीं बना हुआ है पहले से, देखो ये क्या है आपका, देख रहे हो ये हाई है, यानी ये एक वेव ये दूसरा वेव, दोनों मिलके क्या बना दिए, हाई बना दिए ना। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जब ये दोनों मिलके और लो हो जाए, देख लो इन दोनों से भी कम एम्पलीट्यूड है इसका, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव में ये आपस में क्या हो जाता है, जुड़ जाते हैं, डिस्ट्रक्टिव में क्या हो जाता है, घट जाते हैं, ठीक है। और जब भी इनका आपस में कॉम्बिनेशन होता है, तो कॉम्बिनेशन इस प्रकार आप देख सकते हो यहाँ पे, कि जब भी कंस्ट्रक्टिव होगा तो वहां पे क्या कैसा कंडीशन जनरेट होगा, ब्राइट बैंड का, और जब भी डिस्ट्रक्टिव होगा कैसा कंडीशन होगा, डार्क बैंड का। तो यही सीन है दोनों में, ब्राइट बैंड कब बनेगा, जब कंस्ट्रक्टिव होगा, डार्क बैंड कब बनेगा, जब डिस्ट्रक्टिव होगा। बात समझ में आई, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। तो देखो डेफिनेशन क्या बोलता है, द फिनोमिनन ऑफ वन वेव इंटरफेयरिंग विथ अनदर and the resulting redistribution of energy in the space around the two source of disturbance is called interference, ठीक है। तो जो मैंने बताया आप उसको भी बना के लिख सकते हो, उस पर भी नंबर मिलेगा, इसको भी अगर याद है तो इसको भी लिख सकते हो, इस पर भी नंबर मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। तो हमारे पास क्या है कि एक इक्वेशन है, क्या है, E1 इज इक्वल टू A sin ओमेगा टी और E2 इज इक्वल टू B sin ओमेगा टी प्लस 5। ये दो वेव का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ वेव है ये, ठीक है। और इसको बोलते हैं फेज डिफरेंस, क्या बोलते हैं, और ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। तो अभी देखो ये सारे जब ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या घटना घटती है, तो द वेव्स सेम स्पीड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, नियरली इक्वल एम्पलीट्यूड, ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन विथ कांस्टेंट फेज डिफरेंस। एक कंडीशन ये बनता है, तो ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, टी टाइम पीरियड होगा ही होगा, और 5 फेज डिफरेंस डिस्कस किया। तो जब भी हम सुपर पोजिशन लगाते हैं, सुपर पोजिशन का मतलब क्या होता है, जब एक वेव आपस में दूसरे वेव की संख्या होती है, मिलती है, तो सुपर पोजिशन लगाते हैं, दोनों आपस में जुड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे इनका एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, आपस में
जुड़ेगा तो हमें ये इक्वेशन प्राप्त होगा जो कि कंस्ट्रक्टिव का है। क्या है? कंस्ट्रक्टिव का है, जिसके अंदर हमको ये पता चलता है कि एम्पलीट्यूड की वैल्यू हाई है और हमको काफी ब्राइट बैंड का फॉर्मेशन देखने को वहां पे मिलेगा। तो यहां पे जब एम्पलीट्यूड की बात करते हैं तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई, ये केवल एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है। इस पे थोड़ा भी टेंशन मत लेना, इस रिलेटेड बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं होता है, क्योंकि ये जो इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट है इसमें केवल क्वालिटेटिव स्टडी करनी है हमको, न्यूमेरिकली नहीं। ठीक है, तो फॉर्मूले दिमाग में रहे, फॉर्मूले दिमाग में रहे। और उसके बाद जब हम लोग आगे करेंगे इंटेंसिटी, जब इंटेंसिटी की बात करते हैं तो जो भी इंटेंसिटी होती है ना वो एम्पलीट्यूड पे क्या करती है? डायरेक्टली डिपेंड करती है। अगर एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो इंटेंसिटी क्या होगी? ऑटोमेटिक बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, देखो यहां पे जो इंटेंसिटी है वो एम्पलीट्यूड की क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये प्रोपोर्शनल है, अल्फा जैसा लग रहा है पर प्रोपोर्शनल ही है। ठीक है, जैसा फॉन्ट पे लेगा वैसे ही काम चलाएगा ना। नेक्स्ट है कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या कंडीशन है कंस्ट्रक्शन के लिए? तो उस केस में cos फाई की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए? +1 मिलनी चाहिए। ठीक है, यानी कि 90 डिग्री। क्या मिलना चाहिए? नहीं सॉरी 0 डिग्री, क्योंकि cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। 90 की कितनी होती है? 0 होती है ना। हाँ, तो कितनी मिलनी चाहिए? cos 0, यानी दोनों के बीच में थोड़ा भी डिफरेंस ना हो। तो उस कंडीशन में जो हमें मिलेगा पाथ डिफरेंस मिलेगा n लैम्डा, और उस कंडीशन में जो इंटेंसिटी होगी वो दोनों के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे क्या करेगी? डिपेंड करेगी। यानी दोनों का सम करोगे तो इंटेंसिटी में क्या होगी? अधिक होगी, हमें भयंकर ब्राइट दिखेगा। कैसा दिखेगा? भयंकर ब्राइट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव का। उस केस में देख लो वैल्यू -1। तो अगर गौर करो, जब हम लोग वो शुरुआत में पूछे थे ना कि बैकवर्ड वेव फ्रंट पॉसिबल है कि नहीं है, तो उस केस में जब देख रहे थे कि 0 डिग्री आ रहा था जब, तो उस केस में +1 मिल रहा था, और जब 180 आ रहा था तो किस क्या था? -1। तो -1 में जाहिर सी बात है कि वहां पे लाइट हमको नहीं मिलेगी। ठीक है, लाइट नहीं मिलेगी तो इंटेंसिटी से कोई मतलब ही नहीं है वहां पे। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग आगे। तो देखो, जब भी हम मैक्सिमम मिनिमा, मैक्सिमम मतलब ब्राइट बैंड, अब मिनिमा मतलब डार्क बैंड, तो जब भी मैक्सिमा बनता है तो उस केस में एम्पलीट्यूड आपस में सम होते हैं, और जिस केस में मिनिमा बनता है उस केस में आपस में क्या करते हैं? सबट्रैक्ट हो जाते हैं। जब इन दोनों इक्वेशन को रेशियो निकालते हैं तो हमारे पास एक कौन से यहाँ पे इक्वेशन बनता है? I1/I2 = A1/A2 का होल स्क्वायर। पास में, तो इस केस से आप ये पता लगाना कि जो इंटेंसिटी है वो स्क्वायर के एम्पलीट्यूड पे क्या करती है? डिपेंड करती है। यही घूम फिर के बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है? तो ध्यान से रहे, क्योंकि इसको बनाना भी पड़ता है। ठीक है, ये बनाने के लिए आता है, फिगर वाला पार्ट है। तो सबसे पहले सोर्स होगा, स्लिट होगा, एक स्लिट से पास किया, फिर हमारे पास 2 स्लिट है, उन 2 स्लिट से पास किया तो हमारे पास कुछ दूर पे स्क्रीन होता है, उस स्क्रीन पे ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क फ्रिंजेस बनते हैं। कैसे बनते हैं? आप देखो यहाँ पे सोर्स है, स्लिट है S1 और S2, और इस कंडीशन में यहाँ पे हमारा क्या बनता है? वेव फ्रंट, हाँ या ना? और इसका भी ऐसे वेव फ्रंट बनेगा, बोलो। और ये बनते 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 कहाँ तक जाएगा? एकदम स्क्रीन तक जाता है, एकदम पूरा, और वहीं पे हमको मिलता है ब्राइट और डार्क। ऐसे ब्राइट डार्क स्क्रीन मिलता है। ओके, अब देखो ये यहाँ पे सीन हुआ, सबसे पहले यहाँ पे मिला, तो ये भी सीन है हमारा पाथ डिफरेंस। नाम सुना? पाथ, यानी कि अपने एक्चुअल रास्ते से कितना ज्यादा डिफरेंस में वो हमको देखने को मिला है, उसको हम पाथ डिफरेंस भी कहते हैं। पाथ डिफरेंस पे फोकस नहीं करना है। ठीक है, बस इंटरफेरेंस का फिगर आप दिमाग में रखो, इंटरफेरेंस का कंस्ट्रक्शन दिमाग में रखो, और इंटरफेरेंस होता क्या है, क्योंकि इंटरफेरेंस के पैटर्न पे ही यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया जाता है। बस समझ? नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे देखो, ये पाथ डिफरेंस का कॉन्सेप्ट है, कोई इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो जब पाथ डिफरेंस के बारे में थोड़ा सा अगर हम डिस्कस करें अगर, तो
ब्राइट फ्रिंज कहाँ बनेगा, उसकी पोजीशन है। तो पहला ब्राइट फ्रिंज मिलेगा n इज इक्वल टू 0 पे 0 मिलेगा, 1 पे हमको d लेमडा बाई डी मिलेगा, जहां पे d और ये d दोनों में डिफरेंस है, लेमडा वेवलेंथ और ये d है डिस्टेंस बिटवीन स्लीट एंड स्क्रीन, और जो स्मॉल d है डिस्टेंस बिटवीन टू स्लीट्स। बस ये ठीक है। अब इसकी वैल्यू बदल दो, देखो 1 पे d लेमडा बाई डी, 2 पे 2d लेमडा बाई टी, n पे n d लेमडा बाई डी। ठीक है, वही केस हमारे डार्क फ्रिंज के लिए है, पर डार्क फ्रिंज में गौर करोगे कि ऑड आ रहा है, और ब्राइट फ्रिंज में गौर करोगे इवन आ रहा है ना। इस पे आप गौर कर सकते हो। तो इवन आ जाए तो समझ लो कि क्या है आपका ब्राइट आ रहा है, ऑड आ जाए तो समझ लो, क्योंकि आप देखो नीचे यहाँ पे 1 3 5 और यहाँ पे 0, यहाँ पे एक ही है 1 2, नहीं इस पे इवन नहीं है, इस पे नॉर्मल है, नॉर्मल देखो चल रहा है 0 1 2 3 4 ऐसे क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। और इस पे 1 3 5 7, क्योंकि यहाँ पे 2n+1 की बात की गई है। आगे हम लोग चर्चा करते जब फंस गया, चलो हाँ, कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, यानी सस्टेन्ड इंटरफेरेंस क्या है। तो जब भी हमको सस्टेन्ड इंटरफेरेंस चाहिए तो द टू सोर्सेज प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंस मस्ट बी कोहेरेंट, ये कंडीशन है। कोई मतलब नहीं, ये जो इंटरफेरेंस सस्टेन्ड इंटरफेरेंस चाहिए हमको, तो सोर्स कैसा होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए। दूसरा, टू इंटरफेरिंग वेव स्ट्रेंथ मस्ट हैव द सेम प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, यानी एक ही प्लेन ऑफ पोलराइजेशन हो जाए दोनों का, जहां से वो अपने पाथ को क्या कर सके, चेंज कर सके, सेम। तीसरा है द टू सोर्स मस्ट बी वेरी क्लोज टू ईच अदर, ये दोनों सोर्स आपस में बहुत नजदीक होने चाहिए। एंड एट लास्ट टू हैव सफिशिएंट विड्थ ऑफ फ्रिंज, और इतना डिस्टेंस बने कि जब उनका फ्रिंज बने तो हम विजिबल कर पाए कौन सा ब्राइट है और कौन सा डार्क है। नेक्स्ट है द सोर्स फ्रिंज, फ्रिंज मतलब वो बैंड, वो जो बैंड बना है ना, ये इसी को फ्रिंजेस बोलते हैं। तो फ्रिंजेस कह लो, बैंड्स कह लो, दोनों सेम चीज है। आगे बात करें, ओवरलैप मतलब हाँ तो होगा ही होगा, बिना ओवरलैप हुए कैसे फ्रिंज का फॉर्मेशन होगा, बिना कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव हुए कैसे फॉर्मेशन होगा, सुपरपोजिशन तो होना ही होना है, ठीक है, ओवरलैप तो करना ही करना है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। हाँ, द सोर्सेज मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक का मतलब सिंगल कलर, एक कलर का होना चाहिए, जिसको बोलते हैं ब्लैक एंड व्हाइट। क्या बोलते हैं? ब्लैक एंड व्हाइट। अदरवाइज द फ्रिंजेस ऑफ डिफरेंट कलर्स विल ओवरलैप, अगर और भी कलर का उपयोग करोगे आप, मतलब मोनोक्रोमेटिक नहीं करोगे, तो कुछ बैंड आपस में क्या हो जाएंगे, ओवरलैप, तब तुम ये नहीं पता लगा पाओगे कि कौन सा ब्राइट है कौन सा डार्क है, चाहे कौन सा अलग अलग बैंड है, ये नहीं पता लगा पाओगे। बस समझ आई? नेक्स्ट है द टू वेव्स मस्ट बी हैव सेम एम्पलीट्यूड फॉर बेटर कॉन्ट्रास्ट, अगर दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड क्या है, सेम है, तो जो हमें क्लियरिटी आएगी, जैसे क्लियरिटी देख रहे हो, क्लियरिटी ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि इस पूरे फिगर में स्क्वायर छोटा छोटा बॉक्स दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा, इसमें देखो ये है ना, इसको बोलते हैं कंट्रास्ट। इसका मतलब जब भी अच्छा कंट्रास्ट होता है तो बारीक से बारीक चीज भी क्या कर सकते हो आप उस फिगर में देख सकते हो। पिक्सल्स तो उसके जैसे क्या है ना कि एक छोटे से जगह में उसके अंदर इतने सारे मतलब कि माइन्यूट पार्टिकल्स को फिलअप करता है कलर के तौर पे कि जब आप उसको जूम करते हो तो वो फटती नहीं है। तो इसलिए हाई पिक्सल्स की जो होती है ना, जैसे डीएसएलआर जो होता है वो जब भी फोटो खींचता है तो एमबी में खींचता है,
वो 25-30 MB का एक एक फोटो आता है उसका। बस में क्यों? क्योंकि वो माइन्यूट डिटेल को भी क्या करता है, कैप्चर करता है। बाकी ये बात के ऊपर आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए अगर आपको सुंदर दिखाना है तो वो ब्राइटनेस बाकी कॉन्ट्रास्ट अरेंज कर लेंगे सब, क्योंकि DSLR जो फोटो खींचता है वो एडिटेड फोटो नहीं होता है, वो रॉ फोटो होता है। कैसा होता है? रॉ माने कच्चा, मतलब आप उसको पकाओ, मतलब बनाओ, एडिट करो। लेकिन जो ये फोन्स होते हैं वो कैसे फोटो खींचते हैं, तो AI पे से सब फोन आ रहे हैं। तो एक सुना होगा ना, जिसको बोलते हैं फेस करके एक आता है, स्मूथ फेस। कैसा आता है? स्मूथ फेस। तो ऑन कर दोगे ना तो तुम्हारे फेस पे कितने भी दाने दाने रहेंगे, कोई भी गंदा रहेगा, गोबर रहेगा, तो भी उसको एकदम सुंदर कर देगा। होता है ना? आप तो देखोगे इंस्टा पे कोई अपना लगाता है एकदम मार फिल्टर पे फिल्टर फिल्टर फिल्टर, इतना फिल्टर भी फिल्टर दिखता है बस। अब पीछे एगो एगो हाई वाला सीन है, हाथ कैमरा रख लेंगे, सब चेहरा नहीं दिखेगा, बाकी सब कुछ दिख रहा है। क्या मतलब है? अरे भाई तुम चेहरा ही दिखाओ, बाकी सब कुछ मत दिखाओ, समाज को इससे कोई मतलब नहीं है कि नहीं? हाँ, क्या हुआ? यस सर बोले। अच्छा चलिए आगे बात करें। चलिए तो ये था हमारा बिटवीन ब्राइट एंड डार्क फिल्म्स। ओके, अब आखिरी आता है कलर इन थिन फिल्म्स, यानी थिन फिल्म्स में कलर कैसे हमको दिखता है पतले पतले शीट्स में। वो भी सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो इस पे भी हम लोग को ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो ऐसे करके जो हमारा टॉपिक हो गया वो क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, धीरे धीरे सब्सक्राइब बढ़ाएं।